नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा और अभी मैं हूं जौनपुर के बदलापुर में। हमारे साथ हैं शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र बदलापुर के एक जाने माने क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। हम इनसे आज खूब ढेर सारी बातें करने वाले हैं और जानेंगे इनके इस अमेजिंग जर्नी के बारे में। अमेजिंग जर्नी क्योंकि आज इनके इंस्टाग्राम पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स हैं। शिवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारा इस इंटरव्यू कम पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवेंद्र, पहला सवाल मेरा है कि आप बदलापुर ऑफिशियल के एडमिन हैं। जी। बदलापुर ऑफिशियल की शुरुआत कैसे हुई? जी। अगर हम बात करें कि बदलापुर ऑफिशियल की शुरुआत कैसे हुई, तो मेरा मानना है कि इसके पहले भी जौनपुर में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पेजेस हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, या फिर जिनके साथ मैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं उन्हें अपने कंटेंट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना मैं कुछ अपने लिए करूँ। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि बदलापुर एक विधानसभा है और ये डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से बदलापुर आगे बढ़ रहा है। तो क्यों ना हम इसका ही एक पेज बनाएं, विधानसभा को हम जिला के जितने भी पेजेस उनके टक्कर में लेके चलेंगे। तो हमने बदलापुर का पेज बनाया। जब हमने बदलापुर का पेज बनाया तो स्टार्टिंग में हमने चीज़ें एक्सप्लोर करी, लोकल बदलापुर को एक्सप्लोर करा। मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, या फिर जो भी फेमस प्लेसेस हैं उनको हमने विजिट करा। फिर हमें ऐसा लगा कि लोग शहरों में चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो सिर्फ प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर कोई पिलग्रिम प्लेस हो गया, लेकिन कोई जो है गांव की सुंदरता पे काम नहीं करता। और मैं चाहता था कि हम गांव को भी आगे ले जाएं। तो इसलिए मैंने उस पेज को गांव के लिए यूज़ किया, या फिर गांव को आगे बढ़ाने के लिए उस पेज का यूज़ किया। फिर ओके। हमने गांव के कंटेंट डाले। फिर हमने उसका नेम, मतलब जब हम पेज बना रहे थे तो हमने बदलापुर ऑफिशियल इसीलिए रखा कि हमें अपने विधानसभा को आगे ले जाना था। पहला मेरा इनिशिएटिव यही था कि मेरा विधानसभा आगे जाए, किसी जिला से कम ना हो। ये बदलापुर ही क्यों? आपके पास तो ऑप्शन कई थे। आप जौनपुर के पेज अगर बनाते तो वहाँ रीच ज़्यादा थी। जी। आप पूर्वांचल के नाम से अगर कोई पेज बनाते तो उस पर रीच और ज़्यादा थी। फिर भी बदलापुर ही क्यों? मानते हैं कि एक पॉइंट है आपका कि विधानसभा आपका बदलापुर है इस वजह से, लेकिन क्या बस विधानसभा यही सोच थी, इसके पीछे और भी कोई सोच है आपकी? इसके पीछे एक सोच आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक शब्द होता है मंडी। मंडी शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए एक ही तरह का, तो उसे हम मंडी कह देते हैं, है ना। जैसे सब्जी हो गई, सब्जी की ढेर सारी दुकानें लग जाएं तो वो मंडी हो जाती है। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि जौनपुर के बहुत सारे पेजेस थे, तो जौनपुर का पेज बनाना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए मैंने अपने बदलापुर पे भी काम किया कि बदलापुर थोड़ा सा छोटा है। उस समय घर से रिस्ट्रिक्शंस थी कि मैं यहाँ तक नहीं जा सकता। अगर मैं मानता हूँ किसी जगह का अगर मैं पेज बना रहा हूँ तो एटलीस्ट वहाँ की हर एक चीज़ को मैं कवर करूँ। तो मैं बदलापुर तक मेरी क्षमता थी, तो मैंने बदलापुर इसलिए भी चुना। एक ये भी रीज़न है। अच्छा। अपने जर्नी के बारे में और कुछ बताइए। जर्नी के बारे में मैं अपने ये कह सकता हूँ कि कोई अनसुनी कहानी जो आज तक जी। अभी लोगों को पता नहीं हो, जो आपने कभी इंस्टाग्राम स्टोरीज के माध्यम से या कभी पोस्ट के माध्यम से ना बताया हुआ हो, उस जी। जर्नी के बारे में आप जी, मैं बताइए। ऐसा ही कुछ आपको बताता हूँ। जैसे मेरा जन्म तो मान लीजिए मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो पहले तो ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा शरारती हुआ करता था। तो शरारती होने का मेरा ये मतलब है कि मैं किसी का ट्रैक्टर अगर खड़ा है तो उसमें मैं, जो वो सीख होती है नीम की, उसको कोच के मैं उसमें से हवा निकाल देता था। फिर वो ट्रैक्टर वाला परेशान। क्यों ऐसा मैं करता था? क्योंकि वो मुझे अपने घर पे खेलने नहीं देता था। एक ये रीज़न है, मतलब मेरी बदमाशी। फिर मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा, मुझे इन सब चीज़ों में वैज्ञानिक सोच का मैं हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। मैं नई नई चीज़ें बनाने में लग जाता था, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लियंसेस। कह सकते हैं कि आज के टाइम पे एक फ़ैन आता है टेबल वाला, ऐसे छोटा सा रहेगा, पोर्टेबल मिनी फ़ैन कह सकते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें बनाना, फ़ैन की बाइंडिंग मैं घर पे हाथ से कर देता था। कब लकड़ की बात होगी ये? ये बात करीब कह सकते हैं 13-14 साल पुरानी। तेरह इसके चौदह पहले साल मैं पहले ये सारी चीज़ें करता था, कितने मतलब बड़े रहेंगे आप जब ये सारी चीज़, क्योंकि मोटर की मैं बाइंडिंग, यही कोई 7-8 साल, 9 साल, 10 साल का। मतलब 7-8 साल की उम्र में आप मोटर की बाइंडिंग कर लेते थे? जी, ये अच्छी सारी बात चीज़ें। है। फिर उसके बाद मेरी दिलचस्पी आई आर्ट वगैरह में। मैं आर्ट बनाने लगा, काफ़ी सारे स्कूल में प्राइजेस मिले। मैं आर्ट में बड़ी दिलचस्पी हुई, घर वालों ने कहा कि आर्ट में जाओ। फिर मैं आर्ट में जाने की सोच रहा था। यही फिर मेरा मन आ गया आर्मी में। तो कुछ चीज़ें ऐसी मैंने फेस करी कि फिर मेरा आर्मी से तो थोड़ा सा वो हो गया कि नहीं जाना है अब इस फील्ड में। तो मैं थोड़ा सा साइड हो गया उससे।
तो मतलब मल्टीपल चीज़ें, ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। मैंने कहा सर्वगुण संपन्न, तो मैं सब करता था। जो भी काम मुझे कोई कह दे, मैं कभी नहीं कहता था कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं उस काम को ले लेता था, मैं सीखता था, फिर उसको करता था, लेकिन करके दिखाता था। जी। जी। अगर हम पेज की बात करें तो 0 से 2 लाख तक के जो फॉलोअर्स हुए, इसमें कठिनाइयाँ क्या क्या आई आपको? हाँ। जीरो से देखिए, अगर 200 के तक फॉलोअर्स की बात की जाए, सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ, जब मेरे फॉलोअर्स थे यही कोई 1000 2000, या फिर जब मैंने शुरुआत की थी, तब तो हम फ़ोटोज़ पोस्ट करते थे। शायद इंस्टाग्राम पे तब रील्स का ऑप्शन नहीं था। रील्स आया है 1 या 2 साल पहले या 3 साल पहले, तब नहीं था। बीच में मैंने 1 साल या 6 महीने पेज होल्ड भी कर दिया है, मैंने काम ही नहीं किया है। इसकी वजह से पेज रेस्ट में रहता था, इसलिए इतना डिले हुआ 200 के होने में। क्यों, ऐसी क्या वजह रही कि बीच में आपने पेज छोड़ दिया? क्योंकि मैं थोड़ा सा काम के पीछे भागने लगा, दूसरों के साथ काम कर रहा था, तो इन सब काम के चलते मैं अपने पैशन को समय नहीं दे पाता था। ओके, ऐसा कहें तो आप अन्य कामों की वजह से पैशन पे वो टाइम नहीं दे पाए जो आपको देना चाहिए था। जी, बिल्कुल। अगर 0 से 200 के बारे में मैं और बताऊं क्या कठिनाइयाँ मुझे फेस करनी पड़ी, तो उसमें ये हो सकता है कि 10 के पहले होता था कि जब हम कोई भी पेज बनाते थे सोशल मीडिया पे, हमें ऐसा लगता था कि इस पे के कैसे लगेगा, के लग जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, फॉलोअर्स में के दिखना चाहिए, अगर इस पे के है तो मेरी बहुत हाइप है, लोग मुझे जानेंगे, जी। मेरी वैल्यू होगी। के की वैल्यू थी। इसके पहले मैं मीमर था। आप ये जान लीजिए कि मैं आवारा मीमर करके मेरा मीम अकाउंट था। मैं यूट्यूब पे भी वर्क कर रहा था, अराउंड 42 के मेरे सब्सक्राइबर्स थे। उस मीम पेज पे क्या कितनी फॉलोइंग थी? जब हम देखिए, ऐसा था कि जब हम मीम पेज रन कर रहे थे, तब ना ही यूट्यूब पे शॉर्ट्स था, ना ही इंस्टाग्राम पे रील्स थी। उस टाइम 42 के करना बहुत टफ था, और इंस्टाग्राम पे मेरे 9 के अराउंड थे, तब मैंने अकाउंट डिलीट किया था। सिर्फ इस चीज़ के चलते कि हमने एक फेमस कोई सेलिब्रिटी है, मैं नेम नहीं लूँगा, हमने उन पे मीम बना दिया था, तो उसके चलते कई सारे फेक स्ट्राइक्स आए, चीज़ें कोई आई, ऐसा फेस करना इर्द पड़ा। गिर्द का नाम बताना चाहें, कौन से ऐसे सेलिब्रिटी थे जिन पे आपने मीम बना दिया? नहीं, मैं ये नाम नहीं ले सकता। कुछ इर्द गिर्द का हल्का फुल्का सा भी? कह सकते हैं एक बहुत ही फेमस हीरोइन है, सेठी हैं, अब उनसे रिलेटेड है। आप गेस करने वाले ऑडियंस तो गेस कर ही लेंगे। बिल्कुल, आप गेस करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, और ऑन कैमरा अगर मैं ना भी समझ पाऊँ तो इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद मैं पूछ लूँगा, लेकिन आपको गेस करके बताना है कि क्या किसका नाम लेना चाह रहा है। अगला सवाल मेरा है कि परिवार का सपोर्ट क्या मिला? क्योंकि अगर मैं परिवार के सपोर्ट की बात करूं, जी, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जब भी आप अपने पैशन को चुनते हो, घर वालों का ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका नाम रखते हैं, कैसे, ये इंजीनियर बनेगा, नहीं ये डॉक्टर बनेगा, दादाजी कहते हैं नहीं ये आईएएस बनेगा। तो ये चीज़ होती है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढूं, क्योंकि पढ़ने में मेरा मन लगता था, तुम आईएएस बन सकते थे। वो तो अभी भी कहते हैं अगर तुम सही से पढ़ते तुम आईएएस बन जाते, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा पढ़ने में मन था, इतनी सारी ट्रॉफीज, इतना सारा कुछ लाए हो, किस लिए लाए हो। लेकिन ये था कि मुझे अपने पैशन को चुनना था। मुझे सोशल मीडिया में दिलचस्पी हुई। घर वाले पहले कहते थे कि कहाँ जा रहे हो इतने बजे शूट करने, रात को कौन जाता है, दिन में कौन, पहले रिस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि लोगों को लगता था ये पढ़ता है बच्चा, अगर पढ़ता है तो ये पढ़ाई में ही आगे जाए। लेकिन अभी बाद में जब धीरे धीरे मैंने कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करे, मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ मिला जुला, घर वालों ने देखा उन चीज़ों को, मेरी अचीवमेंट्स को इस फील्ड में, तो उन्होंने कहा नहीं तुम यही करो, पूरे मन से करो। सपोर्ट पूरा था मेरे घर से, बट फाइनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने जितना बन पड़ा उतना किया। मैंने एक एक चीज़ें धीरे धीरे जोड़ी, किया। उनको भरोसा है मुझ पर, आज वो मुझसे बहुत सहमत है, कह सकते हैं। अभी आपसे वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं, और आपके इस काम को किस नज़रिए से देख रहे हैं? उम्मीदें देखिए घर वालों की दो ही होती है कि मेरा बच्चा, मेरे जो पिताजी हैं वो ये सोचते हैं ना कि मेरा बच्चा जो है वो, दोनों बच्चे, हम दो भाई हैं, हमारे एक बड़े भैया हैं, मैं छोटा हूँ। फ़िलहाल कमाने वालों में मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, और पिताजी की सोच यही है कि मेरे जो बच्चे हैं वो कमा खा लें, सुकून से रहें, किसी से कोई आपसी विवाद ना हो, ऐसा एक जीवन हो, बहुत ज़्यादा रिच ना हो तो भी चलेगा, अपना एक घर बना लें, ये बहुत है। शिवेंद्र, 2 लाख के इस सफ़र में बहुतों का साथ मिला होगा और बहुतों का साथ छूटा भी होगा, जी। इस पर आपकी क्या राय है? 2 लाख फॉलोअर्स को मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता। क्यों? ऐसा आप इसलिए कह सकते हैं कि इंसान का जब उस लेवल पे जाना हो जाता है एक बार,
पहले तो ये चीज़ें मुझे भी बहुत बड़ी लगती कि 2 लाख फॉलोअर मेरे हो गए, या फिर किसी के हैं तो मैं भी उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा लेता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि फॉलोअर्स करना जब से ये रील सेक्शन वगैरह आए हैं बहुत ईजी हो गया। लेकिन ये है कि आप सही जगह मेहनत करते हो तब, इतना भी ईजी नहीं है। लेकिन 2 लाख फॉलोअर से मैं आगे भी जा सकता था, लेकिन जॉब के चलते मैं नहीं कर पाया इस चीज़ पे, अपने पैशन पे वर्क। और मेहनत तो बहुत थी 2 लाख जाने में, मैंने तो बहुत स्ट्रगल करा है, क्योंकि मुझे गांव की वीडियोस पे काम करना था। मेरा सपना था कि गांव को लोग देखें, गांव को लोग जानें, जो गांव से दूर हैं वो अपने गांव से जुड़े रहें मेरी वीडियोज़ के ज़रिए, और ये मैंने कर लिया। आपके चाहने वाले आज बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको कम पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। जी। तो क्या कुछ पेज पे निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं? जी, मुझे लेकर पर्सनली तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आते, क्योंकि आप जानते होंगे, अगर आप मेरा पेज जानते हैं तो मैं बाई फेस नहीं आता। जी। अगर मैं बाई फेस आऊँ तो मेरे शायद हेटर्स हो, मेरे लवर्स हो, लेकिन मैं बाई फेस ना आके अपना काम करता हूँ, बस मैं इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ। जैसे जहाँ तक हमने समझा है, बीच में बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, जी, चाहे वो जौनपुर में। इन्फ्लुएंसर्स के आपस में हो, चाहे कुछ ना कुछ तो हुआ है। जी, तो बिल्कुल। क्या उस वजह से कभी निगेटिव कमेंट्स नहीं आए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि निगेटिव कमेंट्स कभी नहीं आए हों। नहीं, बिल्कुल आते हैं। और जहाँ वो जो दौर था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग हुई उसके बाद से। देखिए, लोगों का क्या है कि एक शायद सिद्धू मूसेवाला जी का गाना था, कि उसमें शायद एक लाइन थी कि जो बदनाम मतलब बराबरी नहीं कर सकते वो आपकी बदनामी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी बराबरी, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ज़्यादा सफल आदमी हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि महादेव की ब्लेसिंग से मैं इतना हूँ कि मैं खुद का पेट भर सकता हूँ, मैं अपने साथ 10 लोग का पेट भर सकता हूँ, या फिर मैं जो चीज़ें चाहता हूँ वो चीज़ें मैं अचीव करता हूँ। बिकॉज मेरा मानना है कि पहले आप डिसीज़न लो, आपको चाहिए क्या, फिर आप वर्क करो, फिर अचीव करो उस चीज़ को। ऐसा है। तो जब तक मेरी जैसी सोच नहीं है किसी की, वो मुझे डिफीट नहीं कर सकता। अच्छा, आप क्या सलाह या सुझाव देना चाहेंगे कि हम निगेटिव कमेंट्स को कैसे डील करें, या अगर कोई इन चीज़ों से गुजर रहा है तो वो कैसे डील करें? देखिए, निगेटिव कमेंट्स का एक होता है कि एक बड़ा फेमस दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान कव, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमार। तो जिस प्रकार से हाथी जाती रहती है, कुत्ता भौंकता रहता है, वैसे ही आप भी सहज यानी ज्ञान की दुलीचा चटाई डालकर आप बैठिए, आपके अंदर ज्ञान है। कोई भौंक रहा है, क्या बोल रहा है, आपको क्या कह रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करिए, आप आगे बढ़िए। लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है भाई, मैं हूँ, ठीक है, ये मेरे अंदर कमी है, अगर वो कमी आपकी बता रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, उससे आपको लड़ना नहीं। आपको उस कमी को एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है, भाई मेरे अंदर है, मैं इस चीज़ को सुधारूंगा, लेकिन मुझे समय लगेगा। ओके। जी। पेज के चलते आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ऐसे बदलाव हुए हैं? पेज के चलते देखिए, मेरी ज़िंदगी में बदलाव बहुत सारे हुए। जैसे मैं पहले अल्लड़ सा था, कहीं भी घूमना, कुछ भी करना। पहले तो थोड़ा सा ये भी था कि जब मैं इंटर वगैरह का छात्र था तो लड़कों की तरह, जैसे होता है ना हमारे यहाँ जौनपुर में कि ऊ कैसे बोले सो के हम मार दे, तो इन सब चीज़ों में मुझे थोड़ी सी रुचि आ गई थी, युवा नेता कह सकते हैं। तो मैं काफ़ी सारा सर्कल बना लिया। किससे इंस्पायर्ड थे आप युवा नेता बनने के लिए? मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं था, मेरा ये था कि मेरा एक चीज़ है कि मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ। मतलब मैं खुद से सीखता हूँ, मैं ये मानता हूँ मैं किसी को फॉलो नहीं करूँगा, जो करूँगा खुद से करूँगा। हाँ, अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर को मानता हूँ, अगर आपका ये सवाल होगा, या फिर आप किसी पब्लिक फिगर को, तो मैं थोड़ा सा सलमान खान को मानता हूँ। शायद इसके बाद मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए, लेकिन रीज़न है, मुझे उसकी कुछ भी चीज़ नहीं पसंद हो, मुझे उसकी 2 चीज़ें बड़ी पसंद है। एक ह्यूमैनिटी, सेकेंडरी उसकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, उससे मैं ये सीखता हूँ कि आप जिस फील्ड में रहो उस फील्ड के गॉडफादर रहो, जो करो उसमें आप ही आप हो। अच्छा शिवेंद्र, अब तो लोग आपको पहचानने लगे होंगे। जी। बदलापुर में आपका ऑफिस है, और बदलापुर में जब आप चलते होंगे तो लोग पहचानते होंगे, कैसा महसूस करते हैं आप? जी, लोगों के पहचानने से मेरा ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मिल जाते हैं, कभी कभी कोई बच्चा मिल जाता है, कोई बड़े भी मुझसे मिल जाते हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। और कहते हैं कि मैंने आपको देखा है, आप ये पेज चलाते हो, आप वही हो ना, क्योंकि एक्चुअल में मैं बहुत बाई फेस नहीं आया, लेकिन मैं जितना आया हूँ उतने से भी मुझे बहुत लोग पहचानते हैं।
तो वो मुझसे अक्सर मिलके पूछते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं। मैं बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो अच्छा है कि मेरा भी लोग मुझे अगर जान रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ की वजह से जान रहे हैं। ये एक चीज़ रहता है मेरा। बदलापुर को आप 2-3 सालों में कहाँ देखना चाह रहे हैं? बदलापुर को भी और बदलापुर ऑफिशियल पेज को भी। देखिए बदलापुर की बात अगर करें हम कि मैं बदलापुर को कहाँ देखना चाहता हूँ, तो बदलापुर को मैं सिर्फ दो स्तरों पे जज करूँगा। मुझे सिर्फ दो चीज़ें बदलापुर में चाहिए, एक शिक्षा, दूसरा विकास। और विकास में कैसी चीज़ें, विकास में मैं कहता हूँ कि ब्रिजेस बनना, पुल बनना, ये सब फ्लाईओवर्स बनना तो एक सही चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ स्कूल्स का थोड़ा सा वो होना चाहिए, हॉस्पिटल्स थोड़े अच्छे होने चाहिए, वहाँ टाइमिंग का इश्यू होना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सरकारी अस्पताल है हमारे बदलापुर में जी, जी। वहाँ पे अगर पेशेंट डिले रात को जाता है तो डॉक्टर वहाँ पे ऑन टाइम नहीं कभी पहुँचते। मैं इस चीज़ को खुद पेश किया हूँ। अभी हाल ही में 16 मई को मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ, मैं हॉस्पिटल में गया, कोई डॉक्टर नहीं। एटलीस्ट अगर एक गवर्नमेंट डॉक्टर की इमरजेंसी ड्यूटी होती है, अगर वो डॉक्टर वहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो ये सब चीज़ों में सुधार होनी चाहिए। जी। और रही बात पेज की, बदलापुर ऑफिशियल को मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, तो बदलापुर ऑफिशियल भी आगे बढ़ेगा अगर हमारा बदलापुर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम प्राउडली दिखाएंगे चीज़ों को जब दिखाने लायक चीज़ें यहाँ होंगी। तो पहले मैं चाहूँगा कि बदलापुर आगे बढ़े, तब बदलापुर ऑफिशियल बढ़े। ओके। जी। शिवेंद्र, अगर आज के समय में कोई सिटी पेज बनाना चाहे, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके का काम करना चाहे तो उसे आप क्या सुझाव देंगे? देखिए अगर कोई सिटी पेज बना रहा है, पहली बात तो वो चीज़ें एक्सप्लोर ना करे, मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आज के टाइम पे अगर सेम चीज़ें करनी है आपको, जैसे वो कोई भी चीज़ हो, अगर आप रेस्टोरेंट डाल रहे हो, आप हॉस्पिटल डाल रहे हो, या आप कोई सिटी पेज बना रहे हो, तो आप जब तक औरों से अलग नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हर इंसान एक ही चीज़ अगर हर जगह देखेगा तो वो आपको क्यों फॉलो करना चाहेगा। अगर वो आपको फॉलो करना चाहता है तो आपको कुछ उसे डिफरेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट कंटेंट सर्व करने होंगे। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हर कोई एक्सप्लोर कर रहा है तो आप क्या करो, बायोपिक शूट करो, लोगों से मिलो, जो जिनकी कलाओं के बारे में कोई नहीं जानता आप उनसे मिलो, कुछ ऐसे कंटेंट लेके आओ। या फिर बहुत से टाइप के कंटेंट हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डेवलपमेंट ही दिखाओ या फिर कमियां दिखाओ, क्योंकि खामियां दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक जी। खामियां नहीं दिखती तब तक खूबियां नहीं मिलती। तो ये ये बात एक है। चीज़ है। आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी रन करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में आपको बताऊं तो ये सोच जो है मेरी करीब 4 साल पुरानी है। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। इसके पहले मैं दूसरों के साथ भी काम किया हूँ, कई एजेंसीज़ के साथ। तब ऐसा था कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपना कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, सेविंग्स की, धीरे धीरे काफ़ी दोस्त ऐसे थे मेरे जो मेरे इस टाइम पे काम आए, मेरे लिए खड़े हुए। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा, जिसकी बदौलत मैंने अपनी एजेंसी शुरू करी और इसका नाम हमने सिज़विक रखा। सिजविक। जी। सिजविक का फुल फॉर्म क्या है और ये नाम ही क्यों चुना आपने? देखिए अगर हम सिज़विक की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सोशल आइकॉनिक जोन ऑफ विजुअल इनोवेटिव की, जो कि एक एडवर्टाइजिंग फील्ड या डिजिटल फील्ड से रिलेट कर रहा है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि आपने इस चीज़ को ही क्यों चुना, तो रीज़न ये है कि इसके पहले हमने एक नाम सोच रखा था। जब मैं बताया कि मैंने कि 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जी। तो जाहिर सी बात है 4 साल के पहले वाले ईयर में ही मैंने सोचा होगा इस बिज़नेस के बारे में। बिल्कुल। और फाइनेंशियली मैंने कहा मैं अनस्टेबल था तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैंने तब इसका नाम सोच रखा था फ्लाई इन बजट करके। फ्लाई इन बजट जो कि आज एक कोई पाकिस्तानी एजेंसी है, शायद वो फ़्लाइट टिकट बुकिंग या ऐसा कुछ इससे रिलेटेड वर्क कर रही है, उन्होंने वो डोमेन ले लिया है। तो हमने उस नेम पे फिर काम नहीं कर पाए, तो हमने सिज़विक नेम रखा और इस पे हमने प्रोसीड किया। आपके हिसाब से आज के समय में लोकल ब्रांड्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से देखिए लोकल ब्रांड्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन ब्रांड्स के बारे में लोग कम जानते हैं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जिसको कम जान रहे हैं, जिसकी सेल्स कम है, उन पे ट्रस्ट इश्यू भी है लोगों को, क्योंकि कस्टमर उसी चीज़ को ख़रीदता है जिसे कोई पब्लिक फिगर या सेलिब या फिर जिसकी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा है।
जो इसको बाई कर रहा है। तो एक ये चीज़ होती है। आज सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा असरदार प्लेटफॉर्म कौन सा है आपके हिसाब से? देखिए, सोशल मीडिया पे आप ये मुझे बता सकते हैं कि आप किस लिए पूछ रहे हैं, फॉर अर्निंग या फिर फॉर क्रेज, फॉर नहीं, हाइप? दोनों। अच्छा, अगर अर्निंग के दोनों की हिसाब से बात की भी जाए, और रीच के हिसाब से भी, अगर कोई बिजनेस। देखिए अब बात ऐसी होती है सोशल मीडिया पे, अगर आपको बिजनेस पर्पज से जो है रन करना है अपना सोशल मीडिया, और आपको उस पर चाहिए अर्निंग और हाइप दोनों, तो उसके लिए आप फेसबुक यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आप यूज करो, लेकिन सिर्फ हाइप के लिए। उससे आप अगर अर्निंग सोचोगे तो समटाइम्स ब्रांड आपको हायर करते हैं या फिर आपको प्रमोशंस मिलते हैं तो अर्निंग है, लेकिन फेसबुक का एक ये रहता है कि उसकी पर्सनल अर्निंग है आपके व्यू वॉच टाइम के अकॉर्डिंग, लाइक यूट्यूब। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक भी है। लोग उसको जज कर देते हैं इस चीज़ से कि फेसबुक पे काफ़ी क्रिंज ऑडियंस है, काफ़ी पुराने लोग मिल जाते हैं, यहाँ तक कि फेसबुक इज़ लाइक व्हाट्सएप, आपके घर वाले, आपके दादा दादी, फूफा मौसा सब उस पर मिल जाएंगे आपको। बट इंस्टाग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उस पर आपको यंगस्टर्स ब्रांड्स ज़्यादा दिखते हैं। यूट्यूब को किस नज़रिए से देखते हैं? यूट्यूब को मैं कह सकते हैं कि मैं एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मानता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपको कुछ किसी को सिखाना है या फिर आपको किसी से कुछ सीखना है। तो और चाहे आपकी अर्निंग की बात हो या फिर हाइप की भी बात हो, तो भी यूट्यूब एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लस कह सकते हैं कि ये ऑल टाइम आपके साथ रहने वाला प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं फॉर एवर। ओके, क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू समझाने में क्या परेशानी आती है? तो कई बार ये होता है कि वो नहीं समझ पाते हैं, कोई जी, परेशानी होती है ये उनको? तो सबसे मुश्किल है। होता ये है कि एक मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ कि हमें तो परेशानी ज़्यादा आती है, लेकिन अगर कोई महिला या फिर हमारी कोई फीमेल एम्प्लॉय, कह सकते हैं टीम लीडर या फिर कोई भी, अगर वो यही बात समझाती है क्लाइंट्स को, तो वो शायद उस बात को आधे घंटे में समझते हैं, और अगर हम वही बात समझाते हैं तो शायद हमें 2 दिन भी लगते हैं, और उसके बाद एक रिस्पॉन्स ये भी सुनने को मिल जाता है कि हम सोच के बताएंगे आपको, आप ऐसा हमें एक क्यों, दिन। मतलब ऐसा क्या क्या ऐसा चीज़ ये है? है कि ये पुरुष समाज की एक कमजोरी कह सकते हैं आप। अगर हम देखें कि 90% लड़के जो होते हैं वो लड़कियों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या फिर उनकी पता नहीं क्या उनसे लगाव है पर्सनल, कि वो उनकी बात जल्दी सुन लेते हैं चाहे उन्हें पूरी बात समझ में भी ना आए। हम ये ओके। फेस करते हैं हमारे लोकल में। क्या होता है कि क्लाइंट्स को रेडी करना, जैसे एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज़ है जो दिस इज़ फॉर एजुकेटेड पर्सन, आप अगर उन्हें समझाएंगे तो उन्हें समझ में आएंगी चीज़ें। और हम इस जगह मेहनत कर रहे हैं जो कि एक गांव है, तो जौनपुर में इन सब चीज़ों को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऑफलाइन मार्केटिंग में बिलीव करते हैं, लाइक पोस्टर बैनर, इन सब चीज़ों में। इन्हें डिजिटल मार्केटिंग वीडियोज या फिर इन सब चीज़ों में थोड़ी सी सोशल मीडिया मैनेजिंग, इसमें कम रुचि है, कम इंटरेस्ट है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट जो है उसका भरोसा आप में ना हुआ हो शुरुआत में, लेकिन जब जी। आपने काम करके दिया तो बिल्कुल नज़रिया बदल गया हो उसका? हुआ ऐसा कभी कुछ? जी, मेरे साथ हुआ है जौनपुर में। मैं इसका भी शायद नाम नहीं लेना चाहूँगा। जौनपुर में मैंने एक हुआ था, कह सकते हैं आप, उत्सव। जी। अब शायद आप समझ रहे होंगे, उसमें मुझे बुलाया गया था इन मीटिंग, तो मैं वहाँ पे शायद बाइक से गया था। तो देखो, इसमें ये होता है ना, क्लाइंट का भरोसा पहले ना होना और बाद में होना, इसका मतलब ये हो जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। एक बड़ी फेमस शायरी है कि रोब कपड़ों का नहीं किरदार का होता है। मैं इस चीज़ में नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हम खुद ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को जज करते हैं कपड़ों से। हम कितना भी मान के चलें कि हम अच्छे हैं, हम किसी को कपड़े से जज नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये गलती कर जाते हैं, बिल्कुल। ना चाहते हुए भी। तो वो चीज़ मेरे साथ वहाँ हुई थी। वो जो उत्सव था वो करीब नहीं कुछ तो 40 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का होगा, और मैं वहाँ अपनी सबसे पुरानी बाइक CT 100 लेके गया था। तो सामने वाला जिससे मेरी मीटिंग है, कोई विधायक है, कोई IAS है, तो अब वो हमें जज कर रहे हैं कि भाई ये मेरा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ से मुझे समझ में आया, और जब मैंने वो काम करके दिया तो सामने वाला मुझे, ऐसा है कि 12 बजे रात को भी फ़ोन करता है अब कोई ज़रूरत होती है, जबकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती थी उस टाइम मेरे लिए। तो यही चीज़ है कि पहले उसे भरोसा नहीं था, बाद में उसे भरोसा हुआ। आपने अपने एजेंसी के बैनर तले अभी तक कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और अनुभव कैसा रहा है आपका? देखिए, जैसे मैं बताऊं, अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो मैं किसी के साथ मिलके, लाइक UP नेडा,
या फिर कह सकते हैं कि मैंने कुछ नदी के प्रोजेक्ट्स किए। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में मुझे 2-3 प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे लगे, जैसे नाद नदी, वशुई नदी, या फिर 2-3 नदियाँ ऐसी हैं आपके जौनपुर में, बनारस में। नाद नदी बनारस में है। तो ये नदियाँ ऐसी हैं जो कि विलुप्त हो रही हैं। तो इस पे मेरा प्रोजेक्ट था कि इनको हाईलाइट करना, ये विलुप्त ना होने पाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स। फिर यूपी नेडा के साथ सोलर की वैल्यू समझाना लोगों को कि सोलर कितना ज़रूरी है। या फिर पीएम सूर्यघर योजना के तहत मैंने काफ़ी काम किया, या फिर मैंने वह वंदना के साथ काम किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। बट मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ें ये लगी थोड़ी सी, अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारी बेसिक नीड होती है, पेमेंट। ओके। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एक ये होता है ना कि इसमें मीडिएटर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉब्लम किससे है, गवर्नमेंट से या मीडिएटर से है? हमें मीडिएटर से प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट तो अपना प्रोजेक्ट दे रही है, हमको करने को मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस एबल हैं कि गवर्नमेंट ने हमें हायर किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर कोई भी इंसान मेहनत कर रहा है तो सीधी सी बात है, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो काम कर रहा है। या फिर मैं मानता हूँ कि मैंने बताया, मैंने बहुत पहले, कि मैं सलमान खान को बहुत मानता हूँ। जी। उनके पिताजी का एक कहना है कि किसी की मेहनत का पैसा उसका पसीना गिरने से पहले दो। या फिर अगर हमने मेहनत किया है, कहीं काम किया, और अगर वो पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, और हमारी ज़रूरत पे अगर हमारा पैसा ना मिले, बाद में मिले, तो उसकी भी कोई अहम भूमिका नहीं रह जाती। तो ये चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा सा इन सब से दूर हो गया। शिवेंद्र, अगर आज कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहे तो उसे आप क्या सुझाव देंगे, और एक मोटी मोटा क्या खर्चा आता है इस तरह की एजेंसी बनाने में? देखिए, अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि उसे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मतलब हो गया कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप कोई, कह सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखे हैं, या फिर किसी एजेंसी में आप काम किए हैं। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है, तब आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आए हर दिन आप नई चीज़ें सीखेंगे। चाहे वो इसमें वीडियो क्रिएटर हो, चाहे वो इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे वो इसमें कोई भी हो, एक टीम लीडर हो, मैनेजर हो, कोई हो, उसको हर दिन आए दिन एक नई चीज़ सीखनी है, क्योंकि हर दिन वो एक नए क्लाइंट से मिलेगा। नए क्लाइंट जैसे हॉस्पिटल से, स्कूल से, रेस्टोरेंट से, हर तरह की नॉलेज उसके पास होगी, और वो करने वाला इंसान एक है, उसके पास इतनी सारी नॉलेजेस यहाँ पे एक तरह से स्टोर करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। जी। पर रही बात इसमें लागत की, तो जाहिर सी बात है, आज के टाइम पे अगर हम एक अच्छा कैमरा भी देखते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए। बट बेसिक है कि हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। तो मिनिमम अगर एक एजेंसी आप प्रॉपर स्टार्टिंग में ही सारी इन्वेस्टमेंट के साथ रन करना चाहते हो, तो आपको 10 to 15 लाख का खर्चा आएगा। और अगर आप नॉर्मल एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं जीरो से शुरू करूँ मेरी तरह, तो भाई कम से कम आपको 1 या 2 लाख रुपए लेके चलना होगा। आप धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड करोगे, कि चूँकि आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आपके पास आपके लिंक में बहुत सारे लोग होंगे, आप उनके सहारे अपना काम कर सकते हो, फॉर पेड या फिर दोस्ती कह सकते हैं। कि शुरुआती में ऐसे कौन से गैजेट्स जो हैं वो खरीदने चाहिए क्रिएटर को? और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करें तो एजेंसी खोलने के लिए शुरुआत में ऐसे कौन कौन से गैजेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, हमें खरीदने ही चाहिए? देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक ऑफ़िस चाहिए होगा। ऑफ़िस में आपको चीज़ें क्या चाहिए होंगी, जैसे एक पीसी होना चाहिए अच्छा आपके पास, एटलीस्ट एक लैपटॉप होना चाहिए, एक कैमरा होना चाहिए। और आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपना कंटेंट आईफोन से क्रिएट करते हैं। जी। तो आपके लिए एक आईफोन भी बहुत ज़्यादा नीड है, बेसिक नीड है। अगर आप कैमरा नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं जीरो से, तो आप आईफोन यूज़ करिए। ठीक है। एज अ क्रिएटर और एज अ एजेंसी ओनर अपनी डेली रूटीन आप कैसे मैनेज करते हैं? आप दोनों चीज़ों को कैसे एक साथ मैनेज कर लिए जाते हैं? देखिए, एज अ एजेंसी और एज अ क्रिएटर, एज एजेंसी ओनर, थोड़ा सा मुश्किल हमें ये रहता है कि मैं तो वैसे यार 8 बजे सो के उठता हूँ, तो मैं तो बहुत सुबह नहीं उठता। लेकिन ये है कि मैं 8 बजे अगर सो के उठता हूँ, तो 9:30 बजे मुझे ऑफिस आना है। तो मेरे पास करीब वही 1.5 घंटे का समय रहता है। तो मैं उसके बाद ऑफिस आ गया। ऑफिस से मेरा ऑफिस टाइम के बाद मैं 5 बजे घर जाता हूँ। 5 बजे या 6 बजे या कभी कभी 7 बज जाते हैं।
तो मैं इतने ही देर में तो ऑफिस के लिए हूँ, ऑफिस में मैं बधा हूँ, ऑफिस का काम करना है मुझे, ये पता है। अपने कंटेंट के लिए मैं कभी कभी अपना लंच आवर छोड़ के मैं जाता हूँ, कंटेंट शूट करता हूँ। उस दिन मैं लंच नहीं करता, लंच मेरा वैसे ही घर जाता है, भले मुझे डांट खानी पड़े। और फिर उसके बाद एक ये हो जाता है कि मैंने सारा कुछ कर लिया, ऑफिस का काम कर लिया, अब मैं घर जा रहा हूँ 5 बजे। मोस्टली मेरा कंटेंट होता है गांव की वीडियोस, जी। तो उसकी टाइमिंग जो होती है शूट करने की वो भी 5 से 6 या 5 से 6:30 होती है। तो मैं उस टाइम पे मैं अपने पेज के लिए कंटेंट मैनेज करता हूँ। 26 अक्टूबर 2024 को आपका एक रोड एक्सीडेंट होता है। जी। आप ऑफिस से घर जा रहे होते हैं और वो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी। इन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, मैं करीब 26 अक्टूबर 2024, और समय था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, रात के 9 साढ़े 9 के बीच। मैं ऑफिस शट डाउन करके घर जा रहा था। मैं जौनपुर से आया था एक शूट करके, शायद किसी मेकओवर का था, मैं शूट करके, मेरा ही कंटेंट था, तो जी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रमोशन था, तो मैंने ही किया था क्योंकि ऑफिस आवर भी डिले हो गया था। तो मैं रिटर्न आया, ऑफिस शट डाउन किया, मैं घर जा रहा हूँ, और सडनली एक रोडवेज बस से मेरी टक्कर हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था उस टाइम का। मेरा एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी ज़्यादा ब्लड हुआ। एटलीस्ट मुझे जो उठाने आए वहाँ से एक्सीडेंट स्पॉट से, वो मुझे देख के बेहोश हो गए, और मैं उन्हें उठ के कह रहा हूँ कि आप उठिए, चलते हैं, कुछ नहीं हुआ। ये कंडीशन थी उस टाइम, क्योंकि एक होता है ना, चोट लगने के बाद तुरंत दर्द नहीं होता। तुरंत तो इंसान के अंदर जोश रहता है कि नहीं अभी सब ठीक है, वो बाद में पेन होता है। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ कह रहे हैं यहाँ नहीं सही होंगे, आगे ले जाइए। आगे ले गए तो मैं 6-7 दिन आईसीयू में था। फिर जब मैं वहाँ से, मैं मतलब मेरे अंदर तब भी यही चल रहा था कि मैं कितनी जल्दी रिकवर हो जाऊँ। मैं आईसीयू में हूँ, लेकिन मुझसे जो भी मिलने आ रहा है, अगर उसको नहीं आने दे रहा है गार्ड, तो मैं कह रहा हूँ आने दो, कुछ नहीं हुआ, आने दो। ये था मेरा। यहाँ तक कि मुझे कोई पॉलिटिशियन ने कॉल किया था, तो उसने वीडियो कॉल जब मुझे करा, तो मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ भाई, पाउट दे रहा हूँ भाई सब बढ़िया है एकदम, कुछ नहीं हुआ है। तो ये चीज़ थी, मतलब मैं खुद के अंदर ये एक धैर्य बना के रखा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ताकि मेरे घर वाले एकदम नॉर्मल रहें। मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं ऐसी सिचुएशन में, तो मुझे डर लगता है उन्हें कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं एकदम नॉर्मल था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ मत लगाओ, मैं एकदम चल चल के दिखा दे रहा हूँ तुमको एकदम तुरंत। तो ये चीज़ थी, लेकिन एक्चुअल में मेरी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि मेरे ब्रेन में राइट साइड ब्लड क्लॉट था, जो कि अभी भी पेन होता है मुझे, उसको फिर से रीचेकअप कराना है। तो ये चीज़ें हुई। फिर जब एक्सीडेंट हुआ, हम घर पहुँचे, तो अच्छा, एक चीज़ होता है जब बाइक एक्सीडेंट किसी का होता है, तो 2-3 चीज़ें सुनने को मिलती हैं। 2-3 चीज़ें क्या हो सकती हैं? अरे वो लड़का बड़ी तेज़ गाड़ी चला हुआ था, तब लगा तो कतो भिड़ गया। एक ये चीज़। दूसरी क्या बोलते हैं, अरे ईयरफोन लगाए हुई हैं, सुने ना हुई हैं, पीछे से हॉर्न दे हुई, ठोक दे हुई, जबकि मैं बिठा आगे से था, लेकिन लोग कहेंगे। ठीक है। तो क्या इस और तरह की बातें सबसे हुई? सब, हाँ बिल्कुल हुई थी, और इससे भी ज़्यादा गंदी बात एक हुई मेरे साथ, कि भाई पिया था, ओवर ड्रंक था। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी बता दिया कि मैं कहाँ बैठ के पिया था, जबकि मैं वहाँ आज तक गया ही नहीं। और वहाँ दोबारा मैं जाके पूछ रहा, भाई मैं आया था उस दिन। नहीं भैया, आप कौन है? वो इंसान मुझे जानता नहीं, और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि मैं पिया था। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं एक एक्सीडेंट के बाद, जहाँ जो कि मुझे लगता है हर किसी से यही सवाल किया जाता है, हर किसी को यही ब्लेम किया जाता है। ये जो हमारे युवा साथी इंटरव्यू कम पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ढेर सारी बातें हमने करी और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई भी। जी। आप युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा साथियों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ये बात है कि अगर वो देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, आप नीट एस्पायरेंट हो, आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, या फिर जो भी हो, या फिर आप हमारी तरह सोशल मीडिया में ही आना चाहते हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक अपना जो है 12th कंप्लीट करो। देन आप ये सोचो कि मुझे जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के अकॉर्डिंग मैं डिग्री लूँ या फिर कोर्सेज करूँ, ये चीज़ आप कंप्लीट करो। देन मैं ये भी एक चीज़ कहूँगा, अगर आप कोई डिग्री ले रहे हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो, आप उसको कर रहे हो, आप उसको ऐसे लो, चाहे वो मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कोई भी हो, तो उसको आप ऐसे करो कि उस चीज़ को जब आप कर रहे हो तो उसकी पूरी नॉलेज आप लो। आप स्कूल बंक करके घर बैठ के सिर्फ डिग्री लो, एग्ज़ाम दो, ये चीज़ कभी मत करना।
क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि डिग्री है सब कुछ नहीं होती, स्किल्स भी होती हैं, लेकिन स्किल्स तब होगी जब आप क्लास करोगे। लोग आज के टाइम पे 90% यूथ को मैं देखता हूँ सिर्फ डिग्री लेता है, क्लासेस नहीं करता। मेरे पास आते हैं लोग बीकॉम बीएससी सब कुछ करके, अच्छी अच्छी डिग्री लेके, यहाँ तक कि कितने लोग आए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किए हैं, जावा किए हैं, पाइथन किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, आता कुछ नहीं है। अब सिर्फ कोर्स किए हैं, आपने नॉलेज ही नहीं ली है उस चीज़ की, आपने कभी क्लास ही नहीं किया। अगर आप क्लास करते तो आपको आता। और दूसरी चीज़ ये, यूथ अगर क्लास कर रहा है तो उसके लिए क्लास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप रिवाइज उस चीज़ को करो। जब तक आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप भूल जाओगे। मतलब एक्सपीरियंस इज़ लाइक मैथ एंड मैथमेटिक्स नीड्स रिवीजन। तो ये चीज़ होती है। शिवेंद्र, आपका बिगेस्ट फियर क्या है? अ, मेरा बिगेस्ट फियर यानी कि मेरा डर। जी। तो अगर मैं अपने डर के बारे में बताऊं तो मैं दो चीज़ों से बहुत डरता हूं। पहला तो मेरा परिवार। मेरे परिवार को मेरे रहते कोई कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे मुझे तकलीफ़ हो, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ जिससे मेरे परिवार पे आहत हो, उनको कुछ हो जाए, बीमारी, इन सब चीज़ों से मुझे बड़ा डर लगता है। या फिर ये कह सकते हैं कि मैं उन्हें अपने सामने टूटता हुआ नहीं देख पाता। फिर भी मैं बहुत कलेजा करता हूँ कि देखता हूँ, जैसे मैंने बताया भैया का एक्सीडेंट वगैरह, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा-सा सहमा देती है, मैं बहुत सहम जाता हूँ जब ऐसा कुछ होता है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ी देर पहले आपने बताई कि युवा नेता बनने का बड़ा शौक था आपका, जी। और सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी माहौल बनाया जा रहा है कि वो बहुकाली गाने के साथ आपकी रील और बड़ी सारी चीज़ें चलें। तो क्या भविष्य में है कुछ विचार है कि चुनाव उनाव लड़ना है? देखिए, अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं खुद को किसी राजनेता के नज़रिए से देखूँ, या फिर मैं खुद को देखूँ कि मैं चुनाव लड़ने के योग्य हूँ या काबिल हूँ। मैं मानता हूँ बदलापुर में मुझे बहुत लोग जानते हैं, मेरी अच्छी आइब है, मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि मैं एक अच्छा राजनेता बन सकता हूँ या फिर मुझे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ऐसा है कि मैं इस चीज़ में आगे जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सोच यही है, मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले बदलापुर को आगे जाता देखना चाहता हूँ, तब मैं बदलापुर ऑफिशियल को, जबकि तब ऐसी कोई बात आपने नहीं की थी जो राजनेता से मैच हो। जी बिल्कुल। लेकिन मैं बदलापुर को आगे जाता देखना चाहता हूँ जिस लेवल पे, उसके लिए मेरे बहुत सारे ऐसे शत्रु बन जाएंगे कि जिसके चलते मैं चुनाव में नहीं आना चाहता। अगर मौका मिले तो पहला ऐसा कौन सा चुनाव है जो लड़ना चाहेंगे आप, पहला चुनाव? देखिए, मगर मेरे दिमाग में कभी चुनाव से जुड़ी कोई बात आई भी होगी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई है, एक विधायक का सपना। रीज़न ये है विधायक का कि मैं तो नहीं बनना चाहता, लेकिन यह है कि अगर मैं बनूं या फिर मैं चाहूं कि मैं विधायक बनूं, तो एक विधायक ही ऐसा पद है जिससे आप अपने, मतलब मेरा बदलापुर विधानसभा है, मैं उसको वो सारी चीज़ें दे सकता हूं जो मुझे चाहिए बदलापुर में मेरे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि विधायक, इसके अलावा कोई पद नहीं। तो ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले कल को शिवेंद्र सिंह बदलापुर के विधायक होंगे? देखिए, ऐसा तब माना जाएगा जब यहाँ के जो इस समय वर्तमान के प्रतिनिधि हैं या फिर पूर्व के प्रतिनिधि हैं, जब वो सब मुझसे सहमत होंगे तभी मैं इस चीज़ पे कदम रख सकता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी से बैर रख के या फिर किसी को पीछे छोड़ के मैं आगे जाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि मैं राजनीति में नहीं मानता, मैं कूटनीति में नहीं मानता, मैं मानता हूँ प्रेम में। और अगर मैं बात करूँ कि राजनीति और कूटनीति का अगर मैंने नाम लिया तो इसमें अंतर क्या है? जैसे एक होता है कि कूटनीति, कूटनीति में ये होता है कि किसी को गिरा कर आगे बढ़ना, जो कि मैं नहीं करना चाहता। और राजनीति का सही सही अर्थ होता है सबको साथ लेकर चलना, जो कि आज के समय में कोई नेता नहीं करता। सब कूटनीति कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं करता। मेरा ये मानना है कि बातें जब भी हो तो शिक्षा पे हो, विकास पे हो, या फिर किसी के भले के लिए हो। कभी भी बातें धर्म पर ना हो, या फिर मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। जी। बहुत बहुत शिवेंद्र, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शिवेंद्र से और क्या क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ये हमारे अपने सवाल थे। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर एक पॉडकास्ट करेंगे और ये सारे सवाल हम पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।